देखो, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम था बिजनेस सर्विसेज। और इसमें हम ये बात कर रहे थे कि एज अ बिजनेस ऑनर, तुम्हारा जो बिजनेस है, तुम कौन सी सर्विस लेते हो मार्केट से। देते हो वाली बात नहीं है, लेना है सर्विस। तो कौन सी सर्विस है जो तुम्हें चाहिए। तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो तुम्हें कुछ सर्विसेज चाहिए, तभी तुम प्रोडक्ट बना पाओगे। वो कौन कौन सी सर्विसेज होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक। बैंकिंग सर्विस पे ही हम पूरा पढ़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे पार्ट में हम इंश्योरेंस, पोस्टल और टेलीकॉम, ये सर्विसेज भी पढ़ेंगे। बैंक हमने कल स्टार्ट किया था। टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज में बैंक बैंक का बेसिक जो काम है वो क्या है, प्रोवाइड फंड, है ना। उसका काम है कि पैसों की व्यवस्था करके देना। लोन भी लेते हैं हम बैंक से, और बैंक की हेल्प से हम पैसों को ट्रांसफर भी करते हैं। कस्टमर जब पेमेंट करता है वो भी बैंक की हेल्प से हमारे हम तक आता है। सप्लायर को हम पेमेंट करते हैं, वो भी बैंक की तरफ से जाता है। ये बेसिक काम है बैंक का। इंश्योरेंस का बेसिक काम है रिस्क को कवर करना, मतलब प्रोटेक्शन देना। किस चीज़ के रिस्क को, लॉस हो सकते हैं हमें, रॉ मटेरियल का, प्लांटिंग मशीनरी का, ये सब लॉसेस पे कवर कवर देता है। वो इंश्योरेंस सर्विस है जो एज अ बिजनेस हमें चाहिए, ताकि हम निडर होकर बिजनेस कर सकें। और इस चीज़ की घबराहट ना हो कि अचानक से नुकसान हो गया तो फिर फर्दर बिजनेस कैसे होगा। तो उस डर को निकालती है ये सर्विस। कम्युनिकेशन की बात करें तो ये भी एक सर्विस होती है। इसके अंदर हम ये बात कर सकते हैं कि हमें अपने कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ती है। हम कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, हम कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर से हम तक इंफॉर्मेशन आती है उसे कौन सा गुड्स चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, हम किस रेट पे उसको गुड्स देंगे। ये सब हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वगैरह कहते हैं, ये सब भी सर्विस है, जिसके बिना हमारा बिजनेस काम नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्ट ये भी सर्विस है, जिसमें हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। रॉ मटेरियल को सप्लायर से हमारे यहाँ तक लेके आते हैं, और फिनिश गुड्स को हमारे बिजनेस से कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं। वेयर हाउसिंग, ये क्या सर्विस है। एक साथ हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय कस्टमर, जब भी कस्टमर को उस गुड्स की जरूरत पड़ती है, हम उसे वेयर हाउस से निकाल के उस तक पहुंचाते हैं। तो इमीडिएट प्रोडक्शन ना करना पड़े, इसके लिए हम एक साथ प्रोडक्शन करते हैं। उससे क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट भी बहुत छोटी रहती है। जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। इसका मतलब है पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाना। और हम उस जो अनसोल्ड स्टॉक होता है उसको वेयर हाउस में रखते हैं, और वेयर हाउस से हम, है ना। और इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि देखो, गेहूं, जैसे वीट है हमारा, तो वो फार्मर साल में एक ही क्रॉप उगाते हैं, पर वो एक ही क्रॉप पूरे साल कैसे काम आती है, ऑब्वियसली उसमें वेयर हाउस का सपोर्ट लगता है। तो ये भी एक सर्विस थी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने बैंकिंग को डिफाइन किया है कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक कहेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सेप्ट करती है, लैंड करती है और इन्वेस्ट करती है। ये तीन एक्टिविटीज है। जो भी मनी है उसे एक्सेप्ट करना, उसे लैंड करना मतलब उधार पे देना, और इन्वेस्ट करना। ये पर्पसेस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं उन्हें हम बैंक्स कहेंगे। जो भी पैसा या अकाउंट इसमें ओपन करने की फैसिलिटी है वो पब्लिक को दी जानी चाहिए। वो पर्सनल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की नहीं हो सकती, नहीं तो फिर वो बैंक नहीं है। तो इन पर्पसेस के लिए जब आप पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हो, मतलब पब्लिक आपके पास फंड डिपॉजिट करके जाती है, पब्लिक को आप लोन देते हो, और इसको आप रीपेबल ऑन डिमांड करते हो। मतलब अगर उनका सेविंग अकाउंट जैसा है या करंट अकाउंट जैसा है, अकाउंट उन्होंने आपके यहाँ ओपन किया है, तो आप ऑन डिमांड उनका पैसा वापस भी करते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टी जब आप फुलफिल कर लोगे तो ही आप बैंक कहलाओगे। ये है डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन दी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, हमारी आज़ादी के 2 साल बाद। कोई दिक्कत इसमें। बोलो बोलो बोलो। कल का लेक्चर रिवाइज हो गया। कल के लेक्चर को हमने यहाँ ख़त्म किया था कि कौन कौन से टाइप के अकाउंट हैं जो हम बैंक में यूज़ कर सकते हैं या हम ओपन करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के कुछ बाइफर्केशन मैंने सिखा दिए थे, अपनी बुक ओपन करके बैठो। सबसे पहले तो सेविंग अकाउंट में सेविंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेविंग अकाउंट में सेविंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि इन अकाउंट का तो पर्पस ही है कि लोगों के अंदर सेविंग करने की हैबिट को बढ़ाया जाए, बढ़ावा दिया जाए।
पर विड्रॉल पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब मैंने बताया था, सब्जेक्ट टू कंडीशन परमिशन दी जाएगी, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करने पे ही विड्रॉल कर सकते हो। जहां तक करंट अकाउंट की बात है तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विड्रॉल पे भी, डिपॉजिट पे भी नहीं और विड्रॉल पे भी नहीं। इनका पर्पस होता है, करंट अकाउंट का पर्पस होता है बिजनेस एक्टिविटी को फैसिलिटेट करना। तो ज्यादातर ये अकाउंट वो लोग खोलते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। सेविंग अकाउंट में क्योंकि बैंक आपके पैसे होल्ड करता है और आपके ऊपर विड्रॉ पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, इस वजह से वो कुछ इंटरेस्ट भी देता है। नॉमिनल अमाउंट का इंटरेस्ट रहता है, बहुत हाई इंटरेस्ट नहीं होता। नॉमिनल इंटरेस्ट होना मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल मतलब स्मॉल अमाउंट। जबकि करंट अकाउंट पे तो वो होल्डिंग करता ही नहीं है, वहां तो आप फ्री टू विड्रॉ हो। तो वहां पर वो डिमांड डिपॉजिट्स है, कभी भी पैसा मांगोगे वापस मिल जाएगा। तो वहां पे इंटरेस्ट देने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि वो बैंक जो है आपसे एज अ कस्टमर आपसे चार्जेस लेता है। मेरी बात समझ में आई? वो इंटरेस्ट नहीं देता, उल्टा सर्विस चार्ज लेता है। किसको ये बात समझ में नहीं आ रही पूछो। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ये सब कंडीशन किस में होती हैं? सेविंग अकाउंट में। 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, हर बैंक के अपने अपने नियम हैं। जिस भी बैंक में खाता खोलोगे वहां पे आपको एक मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ये सेविंग अकाउंट खोलना है तो करना पड़ेगा। करंट अकाउंट में जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं, मतलब आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आई होप सभी को ये बातें क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। ओके, सेविंग अकाउंट में और कोई खास बात दिख रही है क्या? सब लोग बुक पढ़ेंगे अपनी, आज हम इसको रीड कर देते हैं। बताओ, कुछ दिख रहा है खास? सेविंग अकाउंट में क्या क्या लिखा है मैं बताऊं, वो अंडरलाइन करना। सबके पास बुक ओपन है? कोई है जो बुक लिए बिना बैठा है? कोई नहीं ऐसा, सबके पास बुक है। सेविंग अकाउंट में क्या लिखा है मैं रीड कर रहा हूँ। इट इज एन important account which operate by commercial banks to promote the habit of saving. अंडरलाइन द वर्ड प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग। ये बात हमने कवर कर ली है। इसका पर्पस है सेविंग अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है, लोगों के अंदर सेविंग हैबिट्स को बढ़ावा दिया जाए, उनकी हैबिट बनाई जाए। बाय ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट दे कैन कीप देयर सरप्लस मनी सेफ इन द बैंक्स एंड ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट। अंडरलाइन द वर्ड ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट। लेकिन ये नॉमिनल इंटरेस्ट होता है, वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं सेविंग अकाउंट में। पर इंटेंशन होता है कस्टमर का कि वो कुछ अर्न करेगा। रीजन मैंने बता दिया, आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो उसके विड्रॉल पे। सेविंग अकाउंट इज द अकाउंट meant for people who wish to save a part of their income to safeguard the future and earn interest on the saving. The main objective of the saving account is to promote saving. Saving account can be opened with a minimum initial deposit. ये बात भी मैंने कवर कर ली है। इनिशियल डिपॉजिट होता है और वो आपको मेंटेन करना होता है बैंक में थ्रू आउट, उसे आप नहीं निकाल सकते। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी बार डिपॉजिट करो और कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करो। तो नंबर ऑफ डिपॉजिट पे या अमाउंट ऑफ डिपॉजिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विड्रॉल फ्रॉम द अकाउंट कैन बी मेड एदर बाय साइनिंग अ विड्रॉल फॉर्म। मतलब विड्रॉल कैसे करते हैं, बैंक से विड्रॉ करने का तुम्हें क्या लगता है, क्या क्या तरीके हैं? जवाब देना है। हाँ, चेक से कर लो, एटीएम से कर लो, यूपीआई से पेमेंट करते हो, वो भी एक तरह का बैंक विड्रॉल ही है। और किसी को पता है बैंक में जाके एक फॉर्म फिलअप करके भी आप अपने पैसे निकाल सकते हो? आपको पासबुक ले जानी होगी, फॉर्म फिल करना होगा और पैसे निकाल सकते हो। बोलो, किसी को पता है कि नहीं ये बात? बैंक की जो पासबुक होती है ना, वो ले जाओ, अपना फॉर्म फिल करो, मतलब उसके अंदर अपना अकाउंट नंबर, नाम, कितना पैसा निकालना है वगैरह डिटेल्स फिलअप करो, जमा करो उस फॉर्म को। वो आपको पैसे निकाल के दे देंगे, पासबुक को अपडेट कर देंगे कि इतना पैसा आपका
निकल गया ये भी। तो वो जो पहला वर्ड लिखा है ना, विड्रॉल्स फ्रॉम द अकाउंट कैन बी मेड एदर बाय साइनिंग अ विड्रॉल फॉर्म, ये पहला तरीका, ये वही वाला तरीका जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी तुम समझते हो। ओके, किसी को कोई डाउट? बोलो जी बोलो। रिस्पॉन्स करते रहे ना, एक दो लोग ही कर रहे हैं, अकेले सेजल की आवाज आ रही है, बाकी लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो जाओगे ऐसे। आगे चलो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी नॉमिनल, अंडरलाइन करो वेरी नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इस पे, क्योंकि आपका एक मिनिमम बैलेंस ही है जो उन्होंने अपने पास रख रखा है, बाकी तो आप कभी भी निकाल सकते हो। सेविंग अकाउंट इज ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई पीरियड नहीं है। एफडी का पीरियड होता है ना, 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया, 6 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया, इसकी कोई लिमिट या कोई पीरियड नहीं होता। ठीक है, करंट अकाउंट का भी कोई लिमिट या कोई पीरियड नहीं होता, पर एफडी के होते हैं, इसलिए ये पॉइंट यहाँ लिखा है। बेनिफिट देखो क्या लिखा है, एनकरेज द सेविंग हैबिट, इनेबल डिपॉजिटर टू अर्न इनकम, मतलब सेविंग हैबिट बनती है, आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, और आप चेक वगैरह से पेमेंट निकाल सकते हो। इसके अलावा भी बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है, जैसे कि कस्टमर से आपके अकाउंट में पैसे सीधे जमा कर लेगा, आपका डिविडेंड कोई आएगा तो वो रिसीव कर लेगा, एटसेट्रा। किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ूं मैं? आर्यन पढ़, करंट अकाउंट तुमसे पढ़वाना पड़ेगा, तुम ऐसे बोलोगे नहीं। आर्यन पढ़। जिस, एक सेकंड, आराम से आराम से आराम से रीड ऐसे करना कि तेरे को समझ में आते जाए। जिन कस्टमर्स के रेगुलर ट्रांजेक्शन होते हैं, रेगुलर मतलब, रेगुलर के ऊपर लिखो कंटिन्यूस और मल्टीपल। रेगुलरिटी का मतलब होता है कंटिन्यूस और मल्टीपल टाइम्स ट्रांजेक्शन होते हैं, बार बार आप जमा करते हो पैसे, निकालते हो, जमा करते हो, निकालते हो। और ऐसा कौन करता है? अंडरलाइन द वर्ड बिजनेसमैन, लिखा हुआ है, इट इज ओपन्ड बाय बिजनेसमैन। करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए ही होते हैं, नॉर्मल कस्टमर के लिए नहीं होते, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ती है, परचेज करने जाते हैं तो पैसे निकालते हैं, सेल्स होती है तो पैसे बैंक में जमा करते हैं। आगे पढ़। मतलब इसका मेन पर्पस क्या है, बिजनेसमैन को सपोर्ट देना। बिजनेसमैन को सर्विस देता है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब इस चैप्टर में? बैंक को क्यों पढ़ रहे हैं हम? बैंक एक सर्विस है जिसकी जरूरत पड़ती है बिजनेस को, तो वो यही यहाँ पे वही लिखा है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। इस तरह के अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनेबल द बिजनेसमैन टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन स्मूथली, मतलब अपने बिजनेस को स्मूथ रनिंग करने के लिए, उसमें सपोर्ट के लिए इस अकाउंट का सहारा लेते हैं बिजनेसमैन। तो इस पूरे टॉपिक का सार यहीं पे है, करंट अकाउंट में। बैंकिंग में सबसे खास है उनके लिए, बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। आगे चलो। अंडरलाइन दिस वर्ड, विदाउट गिविंग एनी नोटिस, आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, एनी टाइम। आगे। अंडरलाइन द वर्ड नो रिस्ट्रिक्शन, और उधर विड्रॉल्स, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है विड्रॉल्स पे, ऊपर थी। आगे। यहाँ पे इंटरेस्ट देते नहीं है वो, उल्टा तुमसे क्या लेते हैं? सर्विस चार्ज। भाई इंटरेस्ट कैसे देंगे? इंटरेस्ट कोई आपको कब देता है? मैंने तो वैसे भी इंटरेस्ट को कितने अच्छे से डिफाइन किया था तुम्हें पहले, रेंट और इंटरेस्ट को एक साथ समझाया था। किसी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे तो रेंट देना पड़ेगा, किसी के पैसे इस्तेमाल करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक इन बिजनेस, जिन बिजनेसमैन के उन्होंने करंट अकाउंट ओपन किए हैं अपने पास, इनके पैसे को इस्तेमाल कर सकता है क्या? अभी हमने ऊपर पढ़ा बिना नोटिस के वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है विड्रॉल पे। मतलब आप उनका पैसा कहीं और दे मत देना, लोन वोन पे, वो अपने पैसे लेने आ जाएगा तो तुम कैसे दोगे उसे? मतलब बैंक को ये बात क्लियर है कि जिनके भी हमारे पास करंट अकाउंट है, उनके पैसे को हम ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना हम लोन दे सकते हैं।
तो ऐसे पैसे पे इंटरेस्ट कैसे देगा बैंक? उल्टा आपके लिए बस एक फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपने अपना पैसा सेफ्टी से हमारे पास जमा कर दो और कभी भी निकाल लो, चेक से पेमेंट कर दो, एटीएम से कर दो, यूपीआई से कर दो। तो ये तो केवल एक फैसिलिटी हुई। यहाँ पे बैंक ने बिजनेसमैन का पैसा तो यूज किया ही नहीं, तो काय का इंटरेस्ट? इसलिए वहां पे साफ लिखा है, बैंक्स डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट, अंडरलाइन दिस वर्ड। जबकि सेविंग अकाउंट में हमने पढ़ा था नॉमिनल इंटरेस्ट देते हैं बैंक्स, क्योंकि वहां पे उनका पैसा यूज करते हैं वो। नो- नींद में पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये वाली बात क्या है सर? ये वही बात है जो मैं अभी तुम्हें बोल रहा था कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में कोई लिमिट नहीं है। आपने आज अकाउंट खोला है, अब ये कब तक चलेगा सर? जब तक आप चलाना चाहो, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। एफडी की होगी, इसलिए यहाँ पे ये दोनों लाइन लिख रहे हैं ऊपर, सेविंग अकाउंट और इसमें ये सेम है करंट अकाउंट में, ये कंटिन्यूइंग नेचर के होते हैं और कोई फिक्स पीरियड नहीं होता इन अकाउंट्स का। द लास्ट थिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट। इस बात को समझ पाए? डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इच्छा होगी किसकी? कस्टमर की, बिजनेसमैन की, उस दिन वो जाके अपने पैसे निकाल लेगा। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई। आगे बढ़, बेनिफिट्स। ये बेनिफिट सबको समझ में आ रहा है? स्मूथ ट्रांजेक्शन होते हैं क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है विड्रॉल पे और डिपॉजिट पे। आगे, आप अपने कस्टमर, अपने क्रेडिटर को सीधे पेमेंट कर सकते हो चेक से, इसकी तो जर्नल एंट्री करते हैं हम। आगे, आपके पैसे आप ही जमा करने नहीं जाते हो, आपका कस्टमर भी आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देगा और आपका बैंक आपके खाते में उतने पैसे बढ़ा देगा। आगे, ओडी फैसिलिटी कल भी मैंने बात की थी। ओडी फैसिलिटी का मतलब होता है एक लिमिट सैंक्शन हो जाती है, 1 लाख रुपए तक आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक से। एक एग्जांपल है 1 लाख। कल आखिर में मैंने ये वर्ड भी समझाया था, क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है एक तरह से कि ये क्रेडिट वर्दी मतलब ये पर्टिकुलर कस्टमर को कोई व्यक्ति उधार पे सामान दे या ना दे, क्रेडिट वर्दी। क्रेडिट वर्दी मतलब उधारी के लायक है कि नहीं कोई व्यक्ति। तो जिस बिजनेसमैन को, खासतौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है, बाहर का कोई बंदा है, मतलब फॉरेन का, और एक हम है जो इंडिया में बिजनेस करते हैं, हमारी रेपुटेशन कुछ भी नहीं है उसके सामने। उसे क्या पता हम कैसे लोग हैं, हम टाइम पे अपना पैसा जो भी उधार पे सामान लेते हैं वो देंगे या नहीं देंगे। तो हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक से एक लेटर लिखवाते हैं, वो लेटर में बैंक ये लिख के देता है ये हमारा कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस हाई है, पिछले 5 सालों में 10 सालों में जब से हमारा कस्टमर है इसने कोई गड़बड़ नहीं की है, चेक के पेमेंट में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। ऐसा लेटर हम उसको भेजते हैं, तब वो हम पे ट्रस्ट करता है। तो ये लेटर लिख के हमको कहाँ से मिलता है? बैंक से। तो ये भी एक सर्विस है जो करंट अकाउंट के कस्टमर्स को बैंक देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटर ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। स्क्रीन चल रही है कि हट गई है? और एक लास्ट तूने बताया था ओडी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। चलो, अगला नंबर यश का। अब मैं तुम्हारे साथ ही नोट्स बना रहा हूँ। यश, पढ़ना शुरू कर। तो यहाँ पे डिपॉजिट
कैसा होता है? डिपॉजिट फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, केवल इतने ही काम का वर्ड है हमारे, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो नोट्स में केवल इतना लिखना चाहिए, बाकी सेंटेंस हम बना देंगे। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जैसे एफडी 2 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, एटसेट्रा। उसके बाद वो एफडी मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर होने का मतलब है उस पर जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है अलॉन्ग विथ योर अमाउंट, जो तुमने शुरुआत में डाला था, 1 लाख रुपए डाले और उसके ऊपर ब्याज मिला सपोज आपको 40,000 रुपए, तो 1,40,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ठीक है, ये मतलब होता है कि वो फिक्स फिक्स पीरियड के लिए होती है। आगे चलो। यहाँ पे जो भी पैसा आप डिपॉजिट करोगे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ऑब्वियसली इंटेंशन ये है। देखो तीनों अकाउंट की कितनी अलग अलग इंटेंशन है। सेविंग अकाउंट क्यों खोलते हैं हम? सेविंग अकाउंट सेविंग हैबिट्स के लिए खोलते हैं और थोड़ा बहुत अर्निंग करना चाहते हैं, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। करंट अकाउंट क्यों खोलते हैं? बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहते हम विड्रॉल पे। और एफडी अकाउंट क्यों खोलते हैं हम? ताकि हम हायर इंटरेस्ट अर्न कर पाए। बात समझ में आई कि नहीं? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इस पे। आगे चलो। अभी हम सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की इमेजिनेशन करो जरा। जितनी बार चाहो उतनी बार डिपॉजिट करो, ये लाइन आ रही थी दोनों में। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट्स। लेकिन एफडी, जैसे आप 1 लाख रुपए की एक बार में एफडी खोल रहे हो, आज मैंने 1 लाख की एफडी ओपन की, 10 दिन बाद मैं गया और मैंने कहा 20,000 रुपए उसी एफडी में डाल दो, ऐसा होगा क्या? बैंक वाला बोलेगा 20,000 रुपए की अलग एफडी ओपन करो, वो उस तारीख से चालू हो गई आपकी 1 लाख की एफडी, और जितने भी पीरियड की है, 1 साल 2 साल, 2 साल बाद वो मैच्योर हो जाएगी। आपको दूसरा बार डिपॉजिट करना है तो आप दूसरी एफडी ओपन करो। मतलब यहाँ पे एक ही बार एक डिपॉजिट होगा, एक एफडी के लिए एक बार डिपॉजिट होगा। मतलब आप नंबर ऑफ टाइम्स एक ही एफडी में पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ रही है मेरी बात? एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। हम्म। आगे चलो। अब ये तो ये बात हो गई। इसके ऊपर हम 2 बार पढ़ चुके हैं। सेविंग और करंट मैंने कहा था दोनों में सिमिलर था कि वो कंटिन्यूअस अकाउंट है, उनका कोई एंड नहीं है। जबकि एफडी का तो एंड आएगा। मिनिमम 15 दिन की एफडी होती है और मैक्सिमम 10 साल की एफडी होती है। तो इसमें पीरियड है मिनिमम 10 डे, 15 डेज, और मैक्सिमम 10 ईयर्स। आगे चलो। बहुत सारे वेरिएबल है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आप एच बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग हो सकता है, एसबीआई का अलग हो सकता है। एच के आपने इनमें से पहले तो चुन लो कौन सी बैंक में एफडी बनानी है। फिर अगर एच में गए तो फिर एच के अंदर उनका कहना है कि भाई आप 1 मंथ के लिए एफडी बनाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, 1 साल के लिए बनाओगे तो अलग है, 10 साल के लिए तो अलग है। मतलब, और ऐसा भी कह सकते हैं कि आप 1 करोड़ की एफडी बनाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, 10 लाख की बनाओगे तो अलग है। तो अमाउंट अमाउंट पे, पीरियड पे और बैंक पे डिपेंड करता है कौन? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इन सब पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे, पीरियड पे और बैंक पे। हर बैंक के लिए अलग अलग है, हर पीरियड के लिए अलग अलग है, और अमाउंट के लिए भी अलग अलग है। किसी को कुछ पूछना है इस बात पे? आगे चलो। स्पेसिफाइड वर्ड को अंडरलाइन करो। स्पेसिफाइड वर्ड को मैं कई बार सिखा चुका हूं तुम्हें। स्पेसिफाइड का मतलब होता है मेंशन्ड। जो एफडी बनवाने जाते हो ना, उस एफडी पे लिखा होता है ये एफडी कितने पीरियड की है।
वो 10 साल की है तो 10 साल को कहेंगे हम स्पेसिफाइड पीरियड, वो 5 साल की है तो हम कहेंगे 5 साल स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड मतलब मेंशन्ड, जो उस पेपर पे मेंशन है पीरियड। उस पीरियड के बाद वो रिपेबल हो जाएगी। हम्म। अगर लेकिन सर मैंने तो 10 साल की एफडी कराई और मुझे तो पैसों की जरूरत 2 साल बाद ही पड़ गई, बहुत इमरजेंसी है, तो क्या मेरे पैसे मुझे बैंक वापस देगी? तुम्हें क्या लगता है? हमने एफडी करा ली 10 साल की, हमें 2 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी है, क्या मेरी बैंक मुझे पैसे वापस देगी या बोल देगी आप जाओ जाओ 10 साल बाद आना? क्या लगता है तुम्हें? और पता है तुम्हें, तुमने 10 साल के लिए लिए होंगे आर्यन, उसने पता है 10 साल के लिए किसी को लोन दे दिया होगा उस पैसे से ही। उसके, अब तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, उसकी परेशानी समझ रहे हो? बैंक की, बैंक को कहीं से अर्जेंट तुम्हारे लिए पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल देगी, पैसे तुम्हारे ही हैं, लेकिन उसके लिए वो चार्जेस काटेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो कहीं और से पैसों की व्यवस्था करके लाएगी, उसके कारण लॉस होगा बैंक को, और वो सब तुमसे तुमसे ही वसूल करने वाली है। यस। लक्ष्य पढ़ो आगे। हाउएवर इन, ना 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 ना, हाउएवर से वापस हाउएवर से। अक्रूड ऑन सच डिपॉजिट, अक्रूड मतलब ड्यू, मतलब वो ये कह रहे हैं प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ तो है, प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ तो है। प्री मैच्योर विड्रॉल का क्या मतलब? वो जो स्पेसिफाइड पीरियड था, 10 साल 5 साल, उसके पहले आप बैंक से विड्रॉ करने चले गए हो एफडी, वो अलाउ तो है, लेकिन क्या होगा? लेकिन क्या होगा? डिपॉजिटर फॉरगोज, इसको अंडरलाइन करो, फॉरगोज का क्या मतलब है? लूज कर देगा, लॉस। फॉरगोज मतलब लॉस। क्या करेगा लॉस? इंटरेस्ट। क्या पूरा इंटरेस्ट? वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर और पीरियड के ऊपर, पर डेफिनेटली उसे अपने इंटरेस्ट का क्या करना पड़ेगा? लॉस करना पड़ेगा। उतना ब्याज नहीं मिलेगा उसको जितना मिलना चाहिए ऑन सच डिपॉजिट्स। यस। बोलो, किसको समझ में नहीं आई बात? बोलो बोलो बोलो, किसको ये बात समझ में नहीं आई? सबको आ गई? बाकी तो शांति में बैठे हैं। रिद्धिम, प्रचिति, ये बात समझ में आ गई? हाँ, एफडी टूटने का मतलब ये होता है कि एक तो तेरे अगर 10 साल की एफडी कराई है तो 10 साल बाद जा, जो तेरे को प्रॉमिस किया था उस एफडी पे पूरे पैसे मिलेंगे। टूटने का मतलब होता है एक फॉर्म भर दे, मेरी एफडी मैच्योर हो गई है, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर तू प्री मैच्योर चली गई, प्री मैच्योर मतलब 10 साल के पहले चली गई, तब भी एक फॉर्म भर के दे दे, मुझे इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत है, और जो भी इंटरेस्ट जो भी मेरा फंड बनता है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। बैंक वाला बता देगा तुझे कि इतना इतना इंटरेस्ट लॉस होगा, तुम बोलो तो ट्रांसफ़र करता हूँ, वो हाँ बोलती है तो वो ट्रांसफ़र कर देगा। इसी को बोलते हैं एफडी तोड़ना। और पूछो। नहीं गए तो एक्चुअली आजकल कैसा हो गया, तो मैं तेरे को प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि दो तरह, हाँ, अब बैंक वाले भी एफडी बनाते हैं ना, अभी ये बैंकिंग वाली ही पढ़ रहा है। पर एक्चुअली क्या होता है कई जगह मतलब जैसे तूने सुना पोस्ट ऑफिस में भी एफडी होती है, तो उसमें भी खाता होता है। तो अगर नहीं जाओगे तो वो सेफ है आपका पैसा, बस आपको एक्स्ट्रा दिनों का ब्याज नहीं मिलेगा अगर आपने फॉर्म भर के उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कराया तो। बैंक वाले तो आज, ये पुराना जमाना हो गया कि हमको वो मैंडेटरी कर रखा था उन्होंने, अदरवाइज अब तो ऐसा होता है कि बस पीरियड एंड हुआ आपके अकाउंट में एफडी आ जाएगी, मतलब पैसा आ जाएगा। पहले। ओके। क्या सभी को स्क्रीन की कोई दिक्कत आई क्या? हाँ, मैंने वो जूम इसलिए कर रखा था कि मैं
केवल इतने पार्ट पे लिख रहा था ना, मैं चाह रहा था कि केवल तुम्हें यही दिखे अभी। आगे चलो। अंडरलाइन कर लो इसको। हम्म, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। डिपॉजिटर इज गिवन अ फिक्स डिपॉजिट रिसिट, ये अंडरलाइन करो, फिक्स डिपॉजिट रिसिट। रिसिट मतलब क्या है? वो प्रूफ है, तुमने पैसे जमा किए, इसका एक प्रूफ देगा ना वो, सील वील लगा के। तो वो उसी को बोलते हैं डिपॉजिटर रिसिट। एफडी अगर तुमने फिजिकल देखी होगी घर पे, अगर कभी देखी हो तुमने, तो फिजिकल एफडी होती है, वो पेपर होता है ना जो, उसी का नाम है ये एफडी रिसिट। आगे इसको आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करने का मतलब है प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये प्रोड्यूस का मतलब कुछ बनाना नहीं है, प्रेजेंट प्रेजेंटमेंट है, कि जब मेच्योरिटी हो जाएगी तो आपके ही पैसे आपके खाते में जाए, इसके लिए आपको ये क्या करनी पड़ेगी? प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तुम जो यश तू सवाल पूछ रहा, लक्ष्य तू जो सवाल पूछ रहा था, वो यही था कि क्या सर मेरे को जाना पड़ेगा कि अपने आप पैसे आ जाएंगे? एक्चुअली बस वो ये कंफर्म करते हैं कि ये एफडी आपके ही पास है। सर मेरी एफडी तो मेरे ही पास होगी ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए जरूरी नहीं है कि कुछ लोग क्या करते हैं, गिरवी रख देते हैं एफडी। ये सुना तूने? जैसे वो उस पे प्लेज पे रख देते हैं, किसी से पैसे लेने थे तो उसको एफडी दे देते हैं अपनी, बोले यार मेरी एफडी तेरे पास रख ना। तो बैंक इस चीज को कई बार इंश्योर करता है कि भाई तुम्हारा एफडी ला के दो तुम्हें पहले, हमें वो हमारी रिसिट वापस ला के दो जो हमने तुम्हें दी थी कि तुम्हारी एफडी है, तब हम तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। देखो मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो वो आजकल तो ऐसा हो गया कि अपन सब कुछ ऑनलाइन कर लेते हैं, बट ये फिजिकल वाली बातें खत्म नहीं हुई है अभी भी। बैंक्स, कुछ बैंक्स फॉलो करते हैं, खासतौर पे गवर्नमेंट बैंक्स। तो वो आपसे हाथ में पहले एफडी लेंगे, फिर आपके पैसे आपको ट्रांसफर करेंगे। आगे चलो। ये तो क्या मतलब होता है इसका? तो 5 साल का पूरा हो गया टाइम, तो बैंक ये ऑफर देता है कि आप चाहो तो अपना 5 साल और रिन्यू करा दो इसको, मतलब 5 साल के लिए फिर जमा कर दो। तो इट कैन बी रिन्यूड। एक्सटेंशन नहीं होता, रिन्यूअल होता है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक नई एफडी बनेगी। यस, क्योंकि वो पुरानी एफडी पे तो टाइम वाइम सब लिखा था, डेट भी लिखी होती है, तो रिन्यू करना पड़ती है, एक्सटेंड नहीं होती है। आगे लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, ये नाम समझ में आ रहा है ना? टर्म, टर्म मतलब पीरियड, पीरियड डिपॉजिट होता है ये। जैसे करंट अकाउंट कैसा था? डिमांड डिपॉजिट। इसको क्या बोलते हैं? टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। इस पे 1 नंबर का सवाल आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। और ये इकोनॉमिक्स में भी यूज होंगे ये दोनों भाषा, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, अगले साल मैक्रो में। तो एफडी वगैरह जैसे जो पैसे होते हैं जो एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट होते हैं, वो होते हैं टर्म डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बस इतनी ही काम की चीजें हैं। तुम इतना पूरा पैराग्राफ बार बार नहीं पढ़ोगे, इसको बार बार पढ़ोगे जो मैंने नोट्स बनाए हैं, या तुम खुद भी ऐसे ही बनाया करो। ये है बार बार रीड करने की चीज, इसको तो एक बार पढ़ो बस, बाकी सेंटेंस बनाओ। एफडी, डिपॉजिट फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट ओनली वंस, बार बार डिपॉजिट नहीं होगा, पीरियड मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 10 years, अमाउंट, पीरियड, बैंक, इन सब पे इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। मतलब ये तीनों चीजें वेरी होती हैं और इस हिसाब से इंटरेस्ट भी वेरी करता है, ऐसा सेंटेंस। प्री मैच्योर विड्रॉल इज अलाउड, प्री मैच्योर विड्रॉल इज अलाउड, बट उसकी एक कॉस्ट है, आपको अपने इंटरेस्ट को लूज करना पड़ेगा, फॉरगो करना पड़ेगा, पूरा इंटरेस्ट नहीं, प्रपोर्शनेट, है ना। बैंक तय करता है कितना इंटरेस्ट नुकसान होगा तुम्हें। टर्म डिपॉजिट या टाइम, इसको टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एफडी को। केवल इतने को फोकस करके रीड कर लो, बाकी एक बार रीडिंग चाहिए बुक से बस, ये दिमाग में होना चाहिए इसके क्रक्स पॉइंट। किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? बेनिफिट पढ़ इसके।
यस। तो मेरे हिसाब से तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना है और सेविंग हैबिट है। आगे। ओके, ये मैं तुम्हें बता दूं, जैसे किसी को लोन लेने जाना है, ठीक है, अभी तुम लोन लेने जाने की कोशिश करो, तुम्हें लगता है बैंक तुम्हें लोन दे देगी? जैसे तुम हो अभी, स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, तुम बैंक में लोन लेने जाओगे, मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? रीजन? नहीं। बैंक वालों को नॉलेज और मैच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता, किससे होता होगा सोचो। हाँ, कोलेटरल। कोलेटरल क्या बोला? फिर से बोल। काम की बात है। क्या नहीं है कोलेटरल? यस। यस, बिल्कुल बिल्कुल, दो चीजों पे डिपेंड होता है देखो लोन हमेशा, एक इनकम पे और एक कोलेटरल्स पे। या तो आप कमाते हो, वो आपकी है नहीं कोई सैलरी वैलरी क्या बैंक के खाते में आती है, तो उस बेसिस पे आपको लोन दे दिया जाए, इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते नहीं हो, है ना। आपके पास कोलेटरल भी नहीं है कुछ, मतलब आपके पास कोई जमीन हो, बिल्डिंग हो जो आपके नाम पे हो, या आपके पास ऐसी कोई एफडी होगी, तो ये भी असेट है, पता है ना, ये असेट है, फ्यूचर में ये पैसा मिलेगा अपने को। इस ग्राउंड पे तुम लोन डिमांड कर सकते हो, शायद कोई बैंक दे भी दे, और अभी तुम अंडर एज हो, 18 ईयर्स के नीचे हो, इसलिए बैंक नहीं देगा। ये लास्ट सिचुएशन तुम्हें रोक रही है, 18 साल से बड़े हो जाओ और एफडी हो तुम्हारे नाम पे, तो तुम्हें लोन मिल जाएगा, भले ही तुम्हारी इनकम नहीं भी होती हो तो भी। तो कई लोग लोन लेने जब बैंक जाते हैं तो उसमें एज अ कोलेटरल एफडी को भी देते हैं, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी है, और बैंक इसको काफी खुशी खुशी लेता है, क्योंकि श्योरिटी है इस पैसे की। इसीलिए तो मैं कह रहा था लक्ष्य कि मेच्योरिटी पे सीधे पैसे ट्रांसफर नहीं करेगी, पता नहीं तुमने अपनी एफडी को कोलेटरल बना रखा हो कहीं, वही वाली बात है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? और मेच्योरिटी अमाउंट कैन बी यूज टू मेक परचेज ऑफ असेट, मतलब आप इससे असेट खरीद सकते हो, बैंक में पैसा है तो उससे असेट खरीद सकते हो। असेट का मतलब क्या होता है? शेयर्स खरीद लो, डिवेंचर्स खरीद लो, कोई और असेट हो जो, जैसे गोल्ड के बॉन्ड्स खरीद लेते हैं लोग। हाँ, गोल्ड एक तो सीधा खरीदते हैं, गोल्ड के बॉन्ड्स भी आते हैं, वो खरीद लो। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, एफडी के मैच्योरिटी पे उससे कोई असेट परचेज कर सकते हो। आगे। ये मैंने बैंक के नजरिए तुमको समझाया था कि एफडी के पैसे का बैंक क्या करता होगा। बैंक को जो एफडी से पैसा मिलता है वो लॉन्गर पीरियड के मिलता है, तो बैंक बड़ा अश्योर्ड रहता है इस पैसे को मांगने तो ये बंदा आएगा ही नहीं, तो लोन वगैरह देने के लिए इसी तरह का पैसा यूज किया जाता है, ना कि करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट वाला पैसा तो वो कभी भी मांगने आ जाएगा, इसीलिए बैंक उस पर इंटरेस्ट नहीं देता उधर उसको। और यहाँ वाले को हाईएस्ट इंटरेस्ट इसलिए देता है क्योंकि बैंक की नज़रों में ये पैसा यूजेबल है, कि हम इससे लोन वगैरह दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, एटसेट्रा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो, हर अकाउंट के अपने अपने बेनिफिट है, और बेनिफिट कहीं नए नहीं निकल रहे हैं, मैं इसीलिए बेनिफिट को अलग से नहीं लिखा रहा कहीं। अगर तुमने ये सारे ग्राउंड ठीक से पढ़ लिए तो तुम इसी पे कहीं बेनिफिट लिख सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके कैरेक्टरिस्टिक में ही इसके बेनिफिट छुपे हैं ना। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बेनिफिट है, सेविंग हैबिट इसका बेनिफिट है। अरे बोलो बोलो। चलो, अगला टॉपिक, रिकरिंग। सेजल। रुक जा, रुक जा, बस बस बस, रुक जा रुक जा। किसी ने सुना है आरडी? इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरडी, जैसे इसको एफडी बोलते हो ना तुम, ऐसे इसको बोलते हैं आरडी। किसी ने सुना है? नहीं सुना। इसमें कैसा रहता है, जैसे कोई सैलरीड एम्प्लॉय जनरली इनको ओपन करते हैं, उनके पास ना इकट्ठा पैसा नहीं होता, वो पैसा ही इकट्ठा करना चाहते हैं,
तो हर साल सैलरी, हर महीने सैलरी में से जैसे 5,000 रुपये फिक्स कर देते हैं कि इसको हम एक डिपॉजिट कर देते हैं बैंक के पास। तो उनके पास 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए इस तरह की एफडी करने का पैसा नहीं है, वो तो 5,000 पर मंथ उन्होंने चालू कर दिया है आरडी करना। तो ये 12 महीने के 60,000 अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे बैंक में। अंतर क्या है सर, इसको सेविंग अकाउंट क्यों नहीं बोल रहे हो? सेविंग अकाउंट में केवल नॉमिनल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है और आप उसको कभी भी निकाल सकते हो। आरडी अकाउंट एफडी जैसा है, इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने 12 महीने की आरडी ओपन की है ना, तो 12 महीने तक आप बस 5,000 रुपए जमा करते रहोगे, और एक्चुअली में सैलरी इंप्लॉय का जिस दिन सैलरी आती है उसी दिन उसके पैसे आरडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, या आप फर्दर उसको कोई डेट दे सकते हो। तो इसका बिहेवियर क्या है, मेन लॉजिक पकड़ना, इसको आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। बेनिफिट क्या है सर? बेनिफिट है कि आपको एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा, तो छोटे अमाउंट पे भी एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग की हैबिट भी बन गई, और छोटे छोटे अमाउंट से आपने बड़ा अमाउंट भी इकट्ठा कर लिया, और उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी ले लिया। मेरी बात समझ रहे हो? लिक्विडिटी इश्यूज रहेंगे ऑब्वियसली, आप इसको निकाल नहीं सकते, नहीं तो उस दिन ये आरडी खत्म हो जाएगी। विड्रॉ करना है तो कर लो, वही वाली बात है, उस दिन आरडी खत्म हो जाएगी, आप पैसा आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट उस हाई रेट पे नहीं मिलेगा, नॉर्मल सेविंग अकाउंट वाले नॉमिनल इंटरेस्ट पे मिलेगा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो जी बोलो, क्या कुछ पिक्चर समझ में आया आरडी अकाउंट में क्या होने वाला है? अब देखो पहली 2 लाइन में कितने वर्ड्स काम के हैं। रेगुलर सेविंग, ये रेगुलर वर्ड का मतलब मैंने ऊपर भी बताया था। रेगुलर का मतलब होता है कंटिन्यूअस, इंटरवल पे अगर कोई चीज होगी तो हम उसको कहेंगे कि वो रेगुलर हो रही है। जैसे हर महीने पैसे डिपॉजिट होंगे, एक कंटिन्यूअस इंटरवल बना दिया ना अपन ने, हर महीने, एवरी मंथ, इसको बोलते हैं रेगुलर होना। ये रेगुलर वर्ड का मीनिंग है, हमेशा कहीं भी आए, कंटिन्यूअस इंटरवल पे कोई चीज हो रही है। सर्टेन पीरियड, जैसे मैंने कहा एक 12 महीने के लिए, या 24 महीने के लिए, या 48 महीने के लिए, मतलब 1 साल, 2 साल, 4 साल, रेगुलरली सर्टेन पीरियड के लिए, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, ये आप डिपॉजिट करते हो रेगुलरली और सर्टेन पीरियड में, तो आपको क्या मिलता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है। क्या ये एफडी को सेटिस्फाई करता है? इनमें सारे बातें, एफडी में तो मैंने लिखाया था आप एक ही बार जमा कर सकते हो एक एफडी के लिए, याद आया? ओनली वंस। यहां पे लिखा है रेगुलरली, कंटिन्यूअस इंटरवल पे जमा करोगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है एफडी और आरडी में? कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो पूछो। बोलो जी बोलो। आर्यन, एक सर्टन वर्ड और आएगा आगे, वो भी अभी लिख देता हूं मैं। देखो क्या क्या हो गया, रेगुलर, रेगुलरली, सर्टन पीरियड के लिए, और सर्टन अमाउंट, जैसे कि मैंने कहा 5,000 पर मंथ, ये हो गया रेगुलर, और 12 महीने तक, ये हो गया सर्टन पीरियड। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाने के लिए हम जो डिपॉजिट करते हैं वो आरडी है। एफडी कैसी होती है, एक ही बार डिपॉजिट करते हैं, एक ही बार, और यहां पे बार बार लगातार। आई होप ये क्लियर है अब दोनों, आरडी एफडी में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। पढ़ से चल आगे, कंटिन्यूस, कंटिन्यू। कोई लाइन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? सर्टन फिक्स अमाउंट हर महीने जमा होते हैं 5,000 रुपए, और 12 महीने बाद पूरे मिल जाएंगे अलोंग विथ इंटरेस्ट। आगे
मिनिमम कितना 6 मंथ और मैक्सिमम कितना, यहाँ पे एफडी में थे मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 10 ईयर्स, यहाँ पे मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 10 ईयर्स। हाँ बस 1 मिनट, यहाँ पे ये दो चीज, ये चीज भी हमने एफडी के लिए मतलब पहले पढ़ी हुई है कि भाई जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो इंटरेस्ट रेट किस पे डिपेंड करेगा, तुम सोच के बताओ, किस पे डिपेंड करेगा। आपकी इंस्टॉलमेंट जो हर महीने जा रही है, हाँ हर महीने, हाँ एक तो कितने पीरियड की है, टाइम एंड अमाउंट, मतलब आप कह रहे हो पीरियड, और एक अमाउंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जैसे आप बड़ी बड़ी इंस्टॉलमेंट दोगे तो बैंक आपको हायर रेट देगा, और छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट दोगे तो कम। को लॉजिक वही है ना, बैंक को ज़्यादा पैसा मिलेगा, बैंक उसे अ, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएगा। हायर पीरियड के लिए लोगे तो बैंक को उतनी श्योरिटी रहेगी। और लास्ट जो थिंग है वो, जो लास्ट थिंग है वो क्या लिखी है, एक पासबुक दे दी जाती है आपको। पैसे निकाल तो नहीं सकते, पर पासबुक में रोज आपको हर बार दिखता है कि मेरे इतने पैसे जमा है, उस पर इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। पासबुक क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पासबुक। यस, बैंक कस्टमर के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करता है उस बुक का नाम पासबुक। तो इसकी एक पासबुक मिल जाती है, जो भी ट्रांजेक्शन है, मतलब हम जो हर बार डिपॉजिट करते हैं और बैंक हमें जो इंटरेस्ट देता है, यही तो हुए बैंक और हमारे बीच ट्रांजेक्शन। इसकी डिटेल की एक बुक होती है जो वो हमें दे देता है। आगे, ये भी एफडी जैसा ही है। इसके अगेंस्ट आप क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो, लेकिन पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। इमरजेंसी में करोगे तो वही नुकसान वाली बात है। कोई दिक्कत, प्री मैच्योर डिपॉजिट अलाउड तो है, पर उसमें नुकसान होंगे। और लोन ले सकते हो। हाँ, ये लाइन कितनी बार पढ़ ली तुमने। सबसे पहले जो पहला अकाउंट पढ़ा था हमने, सेविंग अकाउंट, उसके अंदर बस रेगुलर नहीं था, यहाँ पे रेगुलर टर्म यूज है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली डिपॉजिट होता है। एफडी में भी हमने यही पढ़ा, वहां पे लॉन्ग टर्म था। अंतर समझना, हर बार वो सेविंग हैबिट तो है, पर एक के साथ लिखा है रेगुलर सेविंग हैबिट, एक के साथ लिखा है लॉन्ग टर्म सेविंग हैबिट, और एक के साथ लिखी है सेविंग हैबिट। सब एग्री कर रहे हो। और करंट अकाउंट पे तो सेविंग हैबिट का वर्ड ही नहीं है, वहां पे तो पर्पस था बिजनेस को फैसिलिटेट करना। क्या ये चारों बातें समझ में आ गई। सेविंग हैबिट तो है तीनों में, लेकिन अलग अलग नेचर की सेविंग हैबिट है। लॉन्ग टर्म सेविंग, रेगुलर सेविंग, या सिंपल सेविंग। ओके, आगे। ये जो थर्ड पॉइंट इसमें लिखा है और जो थर्ड पॉइंट एफडी में लिखा है, काफी सिमिलर है। देखो, एफडी का जो थर्ड पॉइंट है वहां पे लिखा है उसने लॉन्ग टर्म लोन देने के काम में लेगा, क्योंकि एफडी सीधे लॉन्ग टर्म के लिए होती है ना, फिक्स अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा। इस तरह के पैसे जो बैंक के पास आते हैं, बैंक उनको शॉर्ट टर्म लोन देता है, छोटे समय के लोन। ये है कंपैरिजन। लगभग एक ही बात है, लेकिन बस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ थोड़े थोड़े पैसे हैं, और वहां एक बड़ा फंड था बड़े पीरियड के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए। लोन फैसिलिटी दोनों दे देते हैं, दोनों असेट है, एफडी भी असेट है, आरडी भी असेट है, दोनों से पैसा मिलेगा फ्यूचर में कस्टमर को। तो कस्टमर अपने इस आरडी की रिसिट या एफडी की रिसिट के बेसिस पे लोन ले सकता है फ्यूचर में, कि वो रिपे कर देगा इनसे। ओके, आगे चलो। मेरे हिसाब से हो गया।
ठीक है, इसमें ये एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, इसको खत्म कर लेते हैं, बस यहीं रुक जाएंगे। कौन पढ़ेगा? प्रचिति पढ़। हाँ, मतलब एक सेकंड में, आराम से चलना, आराम से। मतलब क्या हुआ, पहली लाइन ने बहुत क्लियर कर दिया, ये कोई नया अकाउंट नहीं है। कौन कौन से अकाउंट को मैच किया इसने जिसमें सेविंग हो रही थी? एक सेविंग अकाउंट, एक एफडी अकाउंट, दोनों में सेविंग हो रही थी, आरडी में भी हो रही थी, आरडी को नहीं लिया उसने, सेविंग और एफडी, इन दोनों को जोड़ के बना दिया एमओडी। अंडरलाइन कर लिया तुमने? कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड एफडी। आगे पढ़। वेट, सपोज तुम मेरे पास आए, मैं हूं बैंकर, बैंक में बैठा हूं, है ना? तुम्हारी पासबुक देखी मैंने, तुम्हें मैंने कहा तुम्हारे सेविंग अकाउंट में मेरे को दिख रहे हैं 10 लाख रुपए, ठीक है? और मैं तुमसे कह रहा हूँ यार, तुमने 10 लाख रुपए सेविंग में ले रखे हैं, सेविंग अकाउंट में कर रखे हैं, इस पे तो नॉमिनल इंटरेस्ट मिल रहा है, आप अपने पैसे निकालते भी नहीं हो रेगुलरली। क्यों ना मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, मैं तुम्हें हायर इंटरेस्ट कमाने का तरीका बताता हूँ। जब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती हर बार ये पैसे निकालने की, एक काम करो, 1 लाख रुपए रख लो, निकालने पड़े तो यहाँ से निकाल लेना। 9 लाख रुपए की मैं तुम्हें एफडी कर देता हूँ। इसको भी अगर तुम्हें तोड़ना हो तो तोड़ लेना, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट का लॉस होगा, लेकिन फिर भी जो 1 लाख रुपए है उस पर तो 3% या 4% इंटरेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 6 से 7% इंटरेस्ट मिल जाएगा। अभी तो आपके पूरे 10 लाख पे 3 से 4% ही इंटरेस्ट ले रहे हो आप, और निकालते तो हो ही नहीं पैसे। तुम्हें कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? वो डायग्राम भी देखो, उसमें वो उसने लिखा है ना, सेविंग अकाउंट में 2 से 4% इंटरेस्ट मिल रहा है नेशनल सेविंग बैंक में, सारे पैसों पे, 10 लाख पे। और क्यों ना इसका एक हिस्सा, जैसे 1 लाख मैंने बनाया है, इसको रखो तुम 3-4% पे, बाकी 9 लाख पे तो 6 या 7% लोग ना। आजकल सारी बैंक्स ये फैसिलिटी देती है कि आप एक पोर्शन को सेविंग अकाउंट में रखो और दूसरे पोर्शन की हम एफडी बना देते हैं। भाई सर, मेरे को अचानक किसी दिन पैसे की जरूरत पड़ी, अरे तो निकाल लेना, टूट जाएगी उस दिन एफडी, क्या हो गया उसमें? थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लॉस भी होगा तो भाई कितना इंटरेस्ट लॉस होगा, तब भी आप 3-4% के तो ऊपर ही रहोगे। इसको समझ में नहीं आई बात? आर्यन, लक्ष्य, फिर से पढ़ रहा हूं ये सेंटेंस में। एमओडी अकाउंट इंटरलिंक, इंटरलिंक मतलब जोड़ देता है, किसको? सेविंग को एफडी से। एंड एनी अमाउंट इन एक्सेस, एनी अमाउंट इन एक्सेस, अब मैं बोलूंगा यार, अब तुम 1 लाख के ऊपर जब भी कुछ पैसा जमा करोगे ना इसमें, तुम्हारा जितना भी 1 लाख के ऊपर पैसा होगा मैं एफडी करके रख दूंगा तुम्हारी। एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अमाउंट, प्री डिटरमाइंड अमाउंट मतलब हमारे केस में जैसे हम तय कर ले 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के ऊपर जैसे ही कुछ गया, 1 लाख तक मैं आपका सेविंग अकाउंट चलने दूंगा, एक के ऊपर जैसे ही आपके खाते में पैसे आएंगे मैं उसकी एफडी करना शुरू कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, 1 लाख के ऊपर जितने भी पैसे होंगे उस पर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट तय कर लिया जाता है, और उसके ऊपर जैसे ही डिपॉजिट होगा ऑटोमेटिकली, वर्ड लिखा है, अंडरलाइन दिस वर्ड, excess of predetermined amount is automatically transferred to FD। यही यही लैंग्वेज लिखनी है बस, और कुछ नहीं है। excess of predetermined amount कहां पे है ये? इन सेविंग अकाउंट। 1 लाख के ऊपर जैसे गया, ट्रांसफर, कैसा ट्रांसफर है? ऑटोमेटिकली, कोई करने की जरूरत नहीं है हर बार उस बैंक वाले को, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू एफडी। 1 लाख के ऊपर जितना भी होगा जमा, उसकी एफडी बनती जाएगी। किसी को कोई डाउट?
आगे पढ़ प्रचिति। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बार बार बोलो। सेविंग अकाउंट है ना ये, सेविंग अकाउंट में एनी नंबर ऑफ डिपॉजिट कर सकते हैं। तेरा नॉर्मल खाता है, मेरी बात सुन, ये कोई अलग खाता नहीं खोल रहे, मैंने सबसे पहले यही बोला। बस मैंने तो क्या कर दिया, तेरा अकाउंट का नाम बदल दिया, एमओडी अकाउंट बना दिया, इसको सेविंग को ही एमओडी बना दिया। पहले ये सेविंग अकाउंट था, 10 लाख रुपए जमा थे, आज से मैंने तेरा अकाउंट बना दिया एमओडी अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या था, एनी नंबर ऑफ टाइम डिपॉजिट कर सकता है, ऐसे ही एमओडी में एनी नंबर ऑफ टाइम डिपॉजिट कर सकता है। मजा क्या है, 1 लाख के ऊपर जो कुछ पैसा होगा तेरे खाते में अब, वो एफडी हो जाएगा, और अगर तेरा खाता 1 लाख के नीचे आया तो सेविंग ही रह जाएगा। मतलब ये अकाउंट स्विच करता रहेगा, कभी सेविंग कभी एफडी, कभी सेविंग कभी एफडी। 1 लाख तक तेरा अकाउंट सेविंग है, 1 लाख के बियॉन्ड तेरा अकाउंट एफडी है। लक्ष्य, मेरी बात कुछ समझ में आई क्या? आगे चलो। क्या लिखा है उन्होंने, बेटर इंटरेस्ट कमा सकते हो तुम, ऑब्वियसली। वो 3-4% के इंटरेस्ट से हमने अपने कुछ पैसे को किधर शिफ्ट कर लिया है, 6-7% के इंटरेस्ट पे। इसको बोलते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी, अंडरलाइन करो इसको। हो सकता है यही वर्ड पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए। ये जो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी ना, इसको ऑटो स्वीप बोलते हैं। ऑटो स्वीप नाम क्यों पड़ा, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, स्वीप मतलब वो शिफ्ट, जो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा ही अकाउंट एफडी जैसा बिहेव करने लगेगा, या तुम्हारा अकाउंट सेविंग जैसा। तो 1 लाख रुपए तक तुम्हारा अकाउंट सेविंग जैसा बिहेव कर रहा है, 1 लाख के ऊपर तुम्हारा अकाउंट एफडी जैसा बिहेव कर रहा है। वेट, ये जो पार्ट हुआ, ये सेविंग अकाउंट 1 लाख रुपए तक के लिए ये लैंग्वेज लिखी है। थ्रेशोल्ड लिमिट हमने 1 लाख तय कर दी, कोई 25,000 भी कर सकता है, कोई 20,000 भी कर सकता है, कि मतलब 20,000 रुपए तक मेरा सेविंग अकाउंट है, 20,000 के ऊपर कुछ भी पैसा रहता है मेरे खाते में, तो वो एफडी कर दो। तो ये वही लिखा हुआ है, अकाउंट होल्डर हैज प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड मतलब मैक्स लिमिट, कितनी, अप टू द लिमिट। आप 1 लाख तय कर लो, 25,000 तय कर लो, उस लिमिट तक आपका सेविंग अकाउंट रहेगा। द लिमिट इज कैप्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश इन सेविंग्स अकाउंट। एंड, एंड के बाद पढ़। तो यही प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी जो मैंने इतनी देर से तुम्हें एक्सप्लेन करी, और इसीलिए इसका नाम पड़ा, ऑटोमेटिकली वो एफडी बना रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ता है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। कोई डाउट, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो? If the account holder want to withdraw money through ATM or check more than the amount lying in the cash in bank account, then FD account is broken immediately. यही खतरा है ना तुम्हें, सर मुझे अचानक जरूरत पड़ गई तो। मैं कह रहा हूँ किसी भी मोड से पैसे निकालना, बस उस दिन हम तुम्हारी एफडी तोड़ देंगे। उस दिन एफडी तोड़ देंगे तो उस दिन के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसे मिल गए, उसके आगे आप फिर से हमको रिक्वेस्ट करना, हम फिर से आपको ऑटो स्वीप में डाल देंगे। फिर से नई लिमिट सेट करना और बता देना कि इसके ऊपर एफडी करना है। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक आप उसको ब्रेक नहीं कर देते। ब्रेक नहीं कर देते मतलब आपने अचानक 1 लाख के ऊपर पैसे नहीं निकाल लिए, आपके खाते में इतने पैसे नहीं निकाल लिए कि आपके खाते में 1 लाख के नीचे आ गए, उस दिन तो फिर एफडी टूट जाएगी। आई होप मेरी बात समझ में आई। उसको बोलते हैं स्वीप आउट। आपने ये जो फैसिलिटी ले रखी थी, इससे आप बाहर हो गए, ऑटो स्वीप से बाहर हो गए। ऑटो स्वीप साफ साफ कहता है एक लिमिट सेट करो, उस लिमिट के ऊपर एफडी का इंटरेस्ट कमाओ, उस लिमिट के अंदर तक सेविंग का इंटरेस्ट कमाओ। अगर ये फैसिलिटी में ब्रेक कैसे आएगा, अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस करके आपने पैसे निकाल लिए और आपके खाते में 1 लाख रुपए भी नहीं बचे, तो उस दिन से आपकी ये फैसिलिटी से आप आउट हो गए। क्या ये बहुत कठिन लग रहा है तुमको? लग रहा हो तो बताओ। इंटेंशन समझ में आ रहा है? बैंक वाला तुम्हारा फायदा करा रहा है। वो बोल रहा है आपके पास जब एक्स्ट्रा पैसे हैं जिनको आप निकालते नहीं, तो सेविंग में क्यों पटक रखे, एफडी बना लो, और जब तोड़ना हो तोड़ देना, कोई लोड नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, लक्ष्य पढ़ो तो इसका एग्जाम्पल।
लक्ष्य, कहानी समझना। अब कहानी शुरू हो रही है। रमेश ने एमओडी अकाउंट खोला और लिमिट कौन सी सेट कर दी? 30। इसका क्या मतलब है? अभी समझाया मैंने। इसका क्या मतलब है लक्ष्य? बराबर, आगे चल। मेरी बात समझ रहा हूँ? पहले 25,000 थे उसके खाते में, तो उसको नॉर्मल सेविंग इंटरेस्ट ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि 30 के अंदर है वो। अगर अब उसने 45,000 जमा किया आज, तो उसका बैलेंस कहाँ पहुंच गया है? 70 पे। अब देखो क्या होगा, आगे पढ़। समझ गए हो बाकी लोग? 30 के ऊपर टोटल आप 70 पे पहुंच गए, तो 30 के ऊपर के 40,000 जो हैं, टोटल 70 में 30 के ऊपर वाले 40,000, उस पे आपको 5% का एफडी का इंटरेस्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझाया उसने, जिस भी बैंक का जो भी इंटरेस्ट रेट हो एफडी का, वो मिलेगा। हम्म। कोई दिक्कत? उसको फायदे क्या क्या है देखो। 30,000 पे नॉर्मल इंटरेस्ट, ऊपर के 40,000 पे एफडी इंटरेस्ट, और कभी भी पैसे निकालने हो तो निकाल लो, छोड़ दो एफडी। आगे। ओ सॉरी, मैं अभी लाता हूँ, तब तक तू पढ़। ये आखिरी बात क्या कह रहा है? आज बात को ध्यान से पढ़ लो बस। हो गया। क्या कह रहा है? रमेश वांट टू विड्रॉ 50, मतलब आप 50,000 निकालोगे ना, तो 70 में से 50 निकलेंगे, तो आप 30 के नीचे पहुंच जाओगे ना, तो आपकी एफडी टूट जाएगी। अब आप विड्रॉ करो तो ये ध्यान रखो कि 30 के नीचे नहीं आना है। 30 के नीचे आए तो एफडी खत्म उस दिन से। तो अगर आप 50,000 निकालोगे 70 में से, तो आपका बैलेंस 30 के नीचे चला जाएगा। 30 के नीचे चला जाएगा, इसका मतलब है कि आपको, आपका ऑटो रिवर्स हो जाएगा। ऑटो रिवर्स हो जाएगा मतलब विड्रॉ एफडी जो है वो खत्म हो गई। मेरी बात समझ में? 50,000 निकालने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये समझ लो कि एफडी खत्म, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट खत्म। किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो इसमें, इस चैप्टर में और क्या पेंडिंग है?